टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10, विषय है सामाजिक ज्ञान और आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 4 और वह है क्या, विश्व का इतिहास। 10वीं क्लास के अंदर विश्व के इतिहास के अंतर्गत यहाँ पे जो दे रखा है उसके अंदर यहाँ पे यूरोप के अंदर हुई क्रांतियों के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पे सबसे पहले जो बातें आती हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयास किया और उसी के अनुरूप यहाँ पे वर्तमान में जो चल रहा है, चीन ने भी उसी की नीति के अनुसार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है और राष्ट्रवाद को समर्पित कर रहा है। वैसे ही यूरोप के अंदर सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हुई उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित, यानी एक ऐसी भावना जिससे व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर इसका प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा लिख करके और राष्ट्रवाद का जो है कारण है उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी ये प्रश्न आता है तो इसके लिए आप सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि बच्चे का लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी बेहतर है। इसलिए हम राष्ट्रवाद की परिभाषा लेकर के हम वहाँ से शुरू करेंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का अर्थ समझते हैं आप कि दिल के अंदर एक ऐसी जागृति है जिससे व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना है, हम जाकर के कभी भी कहीं भी देश में चले जाएं, वहां पर हमारा एक ही नारा होता है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये क्या है? ये एक जज्बा है, राष्ट्र के प्रति सब कुछ समर्पित है। इसी को कहा जाता है क्या, राष्ट्र। और राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत होती है, इसके कई कारण हैं और इसमें कारणों के अंदर सबसे पहले आता है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण मध्यम वर्ग का उदय। जिस प्रकार से हम अलग अलग लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे फ्रांस के अंदर देखा जाए तो ये दो भागों में, यहाँ पे 3 भागों में बटा हुआ ये समाज कौन कौन से, इसको कहा जाता है पाद्री वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। ये जो भावना जागृत होती है, पाद्री वर्ग, इसका काम क्या था? जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, पाद्री वर्ग केवल चर्च में पूजा अर्चना करना और कुलीन वर्ग इनका था शासन करना और निम्न वर्ग इन दोनों की सेवा करना। और यहां से ये और ये, यहां से कुलीन वर्ग के अंदर आता है संबंधी क्या होते हैं कुलीन के अंदर? राजा एक बने, जैसे ये राजा है और राजा के 3 संतान हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया, तुम्हें राजा बन गया।
उन्हें क्या बन गया? राजा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्या? सामंती कहलाएंगे। इन्हें सामंत कहा जाता है। और इन्हीं से ही यहाँ पे ये दोनों मिलकर के इन सामंती और निम्न वर्ग के अंदर उदय होता है किसका? मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग। ये समझना बहुत जरूरी था यहाँ पे कि यहाँ पे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग। पादरी वर्ग ये उच्च कोटि का माना जाता था, जिसका कार्य था केवल चर्च के अंदर पूजा करना। चर्च के अंदर पूजा ही करना। चर्च के अंदर पूजा करना। और यहाँ पे कुलीन वर्ग है, इनमें एक शासक बन गया, राजा बन गया, और बाकी की जो दो बचे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं? सामंत कहलाते हैं। और सामंत और निम्न वर्ग के जो संपर्क होने से यहाँ पे, क्योंकि सामंती वर्ग है ये क्या थे? अमीर वर्ग तो था ही, लेकिन इन्हीं से निम्न वर्ग का सहारा मिल गया और एक वर्ग का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है? मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग का उदय यहाँ पे पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। इसमें शहरों का विकास हुआ और नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, और वो क्या कहलाया? मध्यम वर्ग। और उद्योगपति और सेवा क्षेत्र के लोगों से बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कुलीन वर्ग ये अमीर तो थे, उद्योगपति थे, लेकिन यहाँ पे इसका भी इसमें मध्यम वर्ग के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी के अनुरूप इसमें बताया है कि विशिष्ट अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार को अधिक लोकप्रिय बनाया गया और हुआ। इस प्रकार से ये मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और अगला टॉपिक लेते हैं और वो है क्या? उदारवादी राष्ट्रवाद। इसको हर पॉइंट को समझने के लिए हमें गहनता से लेंगे और उसके बाद में हमें याद हो जाता है, कोई मुख्य बात नहीं होती। उदारवादी सामान्यतः उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी यानी उदारता दिखाना क्या है कि स्वतंत्रता और समानता से उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना। इस प्रकार से अभी भी मैंने आपको बताया था 1917 के अंदर रूस की क्रांति हुई थी। उसमें 3 भागों में बटा हुआ था। एक था रेड और दूसरा ग्रीन और व्हाइट। ये 3 भागों में था। रेड से ये क्या कराते थे? वॉलसेलिंग, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वॉलसेलिंग ये सामाजिक क्रांतिकारी, और ये जाल के समर्थक। ये इनका शासन करना, इन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं। ये तीसरा, ये ग्रीन था, ये क्या था? इनका मुख्य कार्य था क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना। और इसी के अनुरूप आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने की मध्यम वर्ग की जोरदार मांग से संबंधित। यहाँ पे उदारवाद कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या समझाना चाहता है? एक किसान है, किसान ने अनाज पैदा किया, पैदा करने के बाद में वो अनाज सबसे पहले कहाँ जाता है? जहाँ पीपल के समर्थकों के पास जाता है। उसके बाद में जो कुछ बचता है, पहला अनाज किसके पास में जाना पड़ेगा? उसके पास। और उसके प्रति हमें क्या देना पड़ता था? इनको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स की वजह से ही इतना बढ़ चुका था कि लोगों ने उदारवादी यानी या तो राजा को बेकार नहीं करवानी, बेकार करवाए तो उसका टैक्स माफ किया जाए। और इस प्रकार से ये भावना जागृत हुई और
प्रति समर्पित, यानी एक राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण बना, और वो बना क्या, राष्ट्रवाद को उदारवादी बनाना। फिर उसके बाद में आता है इंग्लैंड व फ्रांस की क्रांति। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड के अंदर चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई। सबसे बड़ा जो उपनिवेशिक जो राष्ट्र था, और वो था कौन सा, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के अंदर औपनिवेश स्थापित किया गया था, और वो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। और इंग्लैंड के अंदर किसके आधार पे, यानी उसका मुख्य बिंदु क्या रहा, कपड़ा क्षेत्र। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर कि इंग्लैंड के अंदर जो क्रांति हुई कपड़ा क्षेत्र में हुई। और ये मुख्य, फिर आता है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि 1789 के अंदर, 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई। और उस समय वहां का शासक कौन था, लुई 16। कौन था, लुई 16। लुई 16 शासक था। लुई 16 लगातार युद्धों के कारण इसने फ्रांस का खजाना खाली कर दिया था। इसलिए फ्रांस के जो खजाना खाली होने के प्रमुख कारण थे, नंबर 1 कि लगातार ऑस्ट्रिया से युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण से उसका खजाना खाली हो गया। दूसरा, उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनेट से विवाह किया, और उसने महलों की शान शौकत बढ़ाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। और ये महत्वपूर्ण जो दो बातें हैं जिससे फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। जब जनता के अंदर आक्रोश होया, जनसेना किसे कहते हैं, जनसेना उसे कहते हैं जो किसी अन्याय के विरुद्ध जनता है वो हथियार उठा लेती है, और उस जन समूह को क्या कहा जाता है, जनसेना कहा जाता है। तो उन्होंने 1789 के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई, और लुई 16 वहां का शासक था, और ऑस्ट्रिया से लगातार युद्ध होता रहता था। जो कि लुई 16 है, ये कौन से, बुर्गो समाज से था। कौन से समाज से था, बुर्गो समाज से था। और इसने क्या किया, लुई 16 ने जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे फ्रांस के अंदर जो जनता के अंदर एक बहुत बड़ा डर था, वो क्या था, बास्टिल, जिसको बेस्टिल भी कहते हैं, बास्टिल क्या था, एक कैदनुमा जेल, जिसके कैदनुमा जेल जो कि व्यक्ति अंदर जाता हुआ तो नजर आता था, लेकिन उस जेल के अंदर जो भी कोई जाता था जीवित वापस नहीं आता था। इसलिए इस जेल को क्या कहा जाता था, कि इस जेल को कहा जाता था, बास्टिल को, एक किलानुमा जेल जो राजा की निरंकुशता का प्रतीक था, बास्टिल। और इस काल से 14 जुलाई, आपको मैं बता देता हूँ, 14 जुलाई 1789 को क्रूर भीड़ ने सबसे पहले ही बास्टिल को उड़ा दिया। और बास्टिल को उड़ाने के कारण लोगों के अंदर जो भय था बास्टिल का वो दूर हो गया। और अंत में यहाँ में जैसा कि बताया जाता है कि 93 के अंदर 1791 में लुई 16 की गर्दन को काट करके और पेरिस के चौराहे पर रखी गई। और जो भी वहां से कोई गुजरता उसको कि भविष्य में कोई राजा बनता है और जनता के सामने अत्याचार करता है तो उसका असर यही होता है, सर कटा हुआ उस चौराहे के ऊपर रखा गया और जो भी वहां से गुजरता उसके सर के ऊपर 2 जूते मारता और फिर आगे जाता। ये एक केवल दहशत फैलाने के लिए था। और इस प्रकार से लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई राष्ट्र के प्रति, और राष्ट्र के प्रति जागृत हुई, और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इस क्रांति से लोगों का मनोबल है वो क्या है, बढ़ गया। फिर आता है 1815 के बाद रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब होता है कि लोगों की एक सोच थी कि
प्रकार से कहा जाता था सिकंदर महान को कोई नहीं हरा सका। ये एक मिथ्या थी। जैसा कि आप जानते हैं सिकंदर महान के सेनापति सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था और उसके बाद में उसे संधि करनी पड़ी थी। और उस संधि के अनुसार उसके बाद में यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का विश्व के अंदर डंका बज रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट को इसके अंदर कोई भी हरा नहीं सकता। और इस वजह से लोगों के अंदर एक भय व्याप्त था कि इसको युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे 1815 के अंदर वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देशों ने क्या किया कि वहां जाकर के और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में यहाँ थोड़ी बात था कि इसको कोई नहीं हरा सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, वो भावना खत्म हो गई और एक नई दिशा लोगों को मिली। और वो दिशा थी क्या? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट। एक छोटी सी कहावत है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि उसमें वहाँ पर जो फ्रेंच भाषा थी उसको काफ़ी कम लोगों को आती थी। और नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में एक यूनानी व्यक्ति भर्ती हो गया। और इस यूनानी नेपोलियन जब फॉलोन करता था, अपनी सेना का निरीक्षण करता था, तो जब भी कोई सैनिक उसे बहादुर नजर आता तो उसको वो 3 प्रश्न पूछता था। पहला प्रश्न पूछता था कि तुम्हारी उम्र क्या है। दूसरा प्रश्न पूछता था कि तुम मेरी सेना में कब से हो। तीसरा प्रश्न पूछता था कि जो महत्वपूर्ण मैंने 2 युद्ध लड़े उन दोनों युद्धों के अंदर आपने भाग लिया या नहीं लिया। तो उसको फ्रेंच भाषा का प्रयोग नहीं आता था, लेकिन जैसा तैसा करके उसके साथी सैनिकों ने उसे रटवा दिया कि लगातार प्रश्न पूछता है तो इसको प्रश्नों का जवाब भी लगातार ही सिखा दिया जाए। तो उसे फ्रेंच भाषा में उसे सिखाया गया। और जब निरीक्षण कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट तो वहीं पे उस सैनिक के पास में आकर के खड़ा हो जाता है और देखता है और प्रश्न पूछता है। भूल से उसने चेंज कर दिया। वो तो रटाया हुआ तोता था और तोते की भाषा बोल रहा था। उसने सबसे पहले अपनी भाषा के अंदर पूछा कि तुम मेरी सेना में कब से हो। तो उसने दिया 25 ईयर्स सर, यानी 25 साल से मैं आपकी सेना में। नेपोलियन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे उम्र क्या है, यानी उसके हिसाब से क्या था कि तुम मेरी सेना में कब से हो। तो उसका जवाब था 10 ईयर्स सर, कि 10 साल से हो। लेकिन उसने पूछ लिया कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने कहा कि 10 साल है। उल्टा हो गया दोनों प्रश्न। और उसी के अंदर से जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी भाषा में कहा कि तुम पागल हो या मैं पागल हूं, तो उसने कहा बोथ सर, दोनों ही पागल हैं सर, क्योंकि वो रटा हुआ था। और इसी युद्ध के बाद में 1815 ईस्वी के अंदर यहाँ पे वाटरलू के युद्ध में यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को हरा। फिर आता है क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर यहाँ पे प्रचार करने के लिए लोगों के अंदर एक उत्साहवर्धक भावना जागृत करने के लिए क्रांतिकारियों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर के प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई और उस भावना के अंदर उन्होंने मुकाम हासिल किया और एक राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण बना। फिर आता है भाषा और लोक कथाओं का युग। स्तरीय भाषा के अंदर अगर यहाँ पे कोई फ्रेंच भाषा के अंदर भारत की गुणगान करना चाहे तो भारतवासियों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन लोक कथाओं के आधार पर लोगों के जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा के अंदर कुछ बातें समझाई जाती हैं तो वो आसानी से समझ सकता है। और इस आधार के ऊपर यहाँ पर कथाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रवाद
समझेंगे इसी लेसन के अंतर्गत से औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।